अपवाह तंत्र, अपवाह अपन ने पढ़ ही लिया था। किसी निश्चित दिशा के अंदर जल के प्रवाह को अपवाह कहते हैं, और नदी व उसकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अपने हिमालय और प्रायद्वीप भारत की नदियों के बीच में डिफरेंस देख ही लिया था, क्या क्या अंतर है। मुख्यतः 11 से 12 अंतर देखे थे दोनों में, क्या क्या फर्क है, किसका बेसिन बड़ा है, किसका बेसिन छोटा है, कहाँ अवसाद ज्यादा है, कहाँ अवसाद कम है, कौन सी जो नदियां हैं वो आपके गोर्ज, घाटियां और कैनियन बनाती है, कौन सी चौड़ी घाटियां बनाती है, कौन सी गहरी बनाती है, मुख्य कौन सी युवा है, कौन सी प्रौढ़ावस्था में, सारे अंतर देख लिए। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे हिमालय का अपवाह तंत्र। किसका? हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र। अब मेरे को यह बताओ, हिमालय के अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदी आएंगी, कौन सी आएंगी बताओ बावल को। बताओ भाई, पहली कौन सी होगी? पहली तो होगी आपके सिंधु, 2880 किलोमीटर लंबी, और भारत में है 1114 किलोमीटर लंबी। गंगा से भी लंबी है, बट भारत में इतनी लंबी नहीं है इसकी दूरी, भारत में नहीं है इतनी। ठीक है। दूसरे नंबर पे गंगा 2525, तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी, पुत्र नदी, बट इसकी भी लंबाई भारत में इतनी नहीं है, क्योंकि अब कहां कवर कर रही है? ऊपर चीन व पूरा एरिया कवर करके आएगी, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, अरुणाचल प्रदेश से असम, पश्चिमी बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा से होती हुई। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है भाई, याद रखना। आगे समझ में, ये 3 नदियां किसकी? हिमालय अपवाह तंत्र की। पहले सिंधु पढ़ेंगे, दूसरी गंगा पढ़ेंगे, तीसरी ब्रह्मपुत्र। इनके अपवाह तंत्र में क्या पढ़ेंगे? सिंधु, सिंधु की सहायक नदी, गंगा, गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये सारा डाटा पढ़ेंगे भाई। पहले देख लेते हैं अपवाह तंत्र किसका? हिमालय का। देखो इसमें जो पहले पढ़ के आए थे ना, अपनी कंपेरिजन की थी, वही चीजें लिखनी है भाई। हिमालय के अपवाह तंत्र में कौन सी नदियां पढ़ेंगे अपन लोग जो हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल है? तो क्या है इसमें? इसमें हिमालय अपवाह तंत्र की, हिमालय अपवाह तंत्र की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियों को पढ़ेंगे, और अनुवर्ती नदियों को पढ़ेंगे, अनुवर्ती नदियों को पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे इस वाले भाग में अपन लोग। इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती 2 प्रकार की नदी हैं, और प्रायद्वीप में मैंने एक ही प्रकार की थी। कौन सी नदी थी भाई आपके प्रायद्वीप भारत में? अनुवर्ती नदियां थी। यहाँ पर दोनों प्रकार की है, पूर्ववर्ती भी है और आपके अनुवर्ती नदियां भी है। आगे समझ में। अब हिमालय के अपवाह तंत्र में आगे अपन लोग देखना चाहिए, तो हिमालय के अपवाह तंत्र में अपन ने और भी बहुत सी चीजें पढ़ी थी। यहाँ की नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं भाई? चलो मैं देखता हूं। यहां चोटियों की अधिक हाइट, अधिक ऊंचाई, एक तो ऊंचाई होगी और दूसरा पानी का बहाव ज्यादा है हिमालय में या कम है भाई? क्योंकि यहां पर क्या है, हिमनद से भी पानी मिल रहा है, ग्लेशियर से भी, दूसरा किससे मिल रहा है आपके? वर्षा से। तो क्या है, यहां की चोटियों की अधिक ऊंचाई व पानी के अधिक बहाव के कारण, अधिक अपवाह के कारण, बहाव बोल दो, अपवाह के कारण गहरी घाटियों, किसका? गहरी घाटियों वह गोर्ज का निर्माण करते हैं। क्या है? गोर्ज का निर्माण करती हैं, निर्माण करती है। ये अपना क्या हो गया? हिमालय के अपवाह तंत्र की मुख्य मुख्य बातें हैं। अपन वो वैसे सारा का सारा कंपैरिजन में पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अपन हिमालय की नदियां पढ़ेंगे, इनकी क्या है लंबाई अधिक है, इन नदियों की क्या है, इनका बेसिन भी बहुत बड़ा है, अत्यधिक क्या है अवसादों के कारण यहाँ पर क्या होता है, मैदान बड़े बनते हैं। जितने ज्यादा अवसाद लेके आएगी उतना ही बड़ा मैदान बनेगा। अपन ने पढ़ा था यहाँ क्या आता है, गहरी घाटियां हैं, गोर्ज है, जिसके कारण क्या है, इसके अंदर विद्युत उत्पादन की क्षमता तो बहुत अधिक है, पर पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है। तो वो सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं, वो कंपैरिजन में देख चुके हैं। तो ये 1-2 डाटा है जो इसके साथ लिखे हैं। उसके बाद अपन लोग इसकी पहली नदी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वो कौन सी आपकी?
सिंधु नदी। इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका डाटा मुख्य भी पहली पहली कौन सी पढ़ेंगे अपन लोग? सिंधु नदी। देखो इस नदी की सबसे बड़ी बात, इस नदी में अगर आपने डायग्राम को अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आगे आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम से सारा समझ आ जाएगा। लंबाई है, लंबाई का थोड़ा सा रहता है कि लंबाई याद कर लो कितनी है भाई, वो याद रहनी चाहिए आपको कितनी लंबाई रहती है। बाकी इसका बाई डायग्राम समझेंगे भाई इंडिया के। थोड़ा सा भाई पूरा सेंटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नदियां अच्छे खासा वेटेज देखने को मिलेगा अपने को नदियों का। अपन लोग देखेंगे इस हिसाब से ऊपर वाले। अब भाई इसके अंदर पहले पहले देखें तो सबसे पहले कौन सी नदी चलेगी भाई आपके? यहां से चलेगी आपके कहां पर? बोखरचू हिमनद है आपके कैलाश पर्वत के दक्षिण में। कौन सी झील है भाई? मानसरोवर। वहां से बोखरचू हिमनद है भाई। बोखरचू हिमनद से कौन सी नदी निकलती है आपके? सिंधु। आगे भी नीचे तो ये हिमनद कौन सा है? सबसे पहले तो हिमनद को देख लेते हैं। यहां पर है आपके मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद। क्या है? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अब इस मानसरोवर झील को पानी मिलता है तो कोई हिमनद तो चाहिएगा जिससे झील को पानी मिले, तो वो कौन सा है मानसरोवर झील के पास? बोखरचू हिमनद। कौन सा है अभी आपके? बोखरचू, बोखरचू हिमनद। यहां से भाई आपकी कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है भाई। अब आगे देखेंगे अपन लोग। फिर अपन लोग यहां देखेंगे तो यहां पर भाई दो जगह हैं, एक तो शेषनाग, एक आपका वेरीनाग। इसका नाम क्या है? शेषनाग। एक मिनट रुकिए। ऊपर की तरफ ले लेते हैं। शेषनाग और यहां ये वाला है दो वेरीनाग। यहां दो झरने हैं, शेषनाग वेरीनाग नाम है इनका। मुख्यतः एक ही देख लो, इस शेषनाग और वेरीनाग से कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई आपके? कौन सी आएगी सिंधु से नीचे? झेलम। शाबाश। झेलम से नीचे आएंगे। यहां पर दो हैं, कौन से दर्रे? चंद्र और भागा। क्या नाम है? चंद्र और भागा। एक तो चंद्र है और एक है भागा। इसका नाम तो आपके चंद्र और इसका नाम आपके भागा। यहां से ये दोनों आपस में मिलके कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? यहां से झेलम से नीचे कौन सी है? चेनाब। चेनाब से नीचे आप क्या होगे तो कौन सी नदी आएगी भाई? यहां रोहतांग दर्रे के निकट है रावी, रोहतांग दर्रा। यहां से कौन सी नदी निकलती है भाई आपके? नीचे देख लेते हैं, रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है भाई आपके? रोहतांग दर्रा। इससे कौन सी नदी निकली भी? यहां से रोहतांग दर्रे से रावी। रैसे रोहतांग, रैसे रावी। रावी में आके मिल गई। इसमें तो ये मिल गई, झेलम मिली चेनाब में, चेनाब आके मिली रावी में। आ गया। फिर अगर अपन नीचे देखें तो यहां से एक नदी निकलती है। इस रोहतांग दर्रे के दक्षिण में एक कुंड है। कौन सा कुंड है? व्यास कुंड। शाबाश भाई। यहां पर एक कुंड है जिसका नाम अपन लोग देखें, क्या नाम है? व्यास कुंड। इस व्यास कुंड से कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई आपके? व्यास नदी का। ये यहां से चलेगी, यहां आकर के सतलज नदी में मिल जाएगी भाई आपके। फिर आपके उधर से आएगी एक राकस ताड़। यहां पर कौन सा ताड़ है भाई आपके? यहां पर एक ताल है, कौन सा? राकस ताल।
इस राकस ताल से आपके नदी का उद्गम होता है, उस नदी का क्या नाम है भी? राकस ताल से यहां से निकलेगी आपके कौन सी? सतलज नदी। ये सतलज आगे जाएगी, सतलज में तो मिल जाएंगी ये सब, और ये सतलज जाके आगे किस में मिल जाएगी भी? आपके पाकिस्तान में जाकर। कौन सी? कहां? नेपाल क्षेत्र में नहीं जाती है, नेपाल क्षेत्र में नहीं जाती है सतलज। कहां? पूरा नेपाल ही थोड़ी है यहाँ पर, तिब्बत वाला क्षेत्र भी तो है ना ऊपर, वो चीज है नेपाल। ये तो बाई डायग्राम समझाने के लिए आपको इस हिसाब से पूरी की पूरी, वरना बनाने को तो ये देखो अगर थोड़ी सी इसको करे इधर तो यहाँ से 20 से निकालेंगे पूरी की पूरी को इस हिसाब से। ये तो समझाने के लिए आपको कौन सी? सतलज नदी। आ गया समझ में? क्योंकि ये पूरा मैप प्रॉपर तो बना ही नहीं है भाई, ये समझाने के लिए। वैसे तो ये क्या है आपके यहाँ राकस ताल है, राकस ताल से आपकी कौन सी नदी निकलती है? सतलज। सतलज आगे जाके किस में मिलती है? सिंधु में। और सतलज से आके ऊपर सारी एक ये मिल जाती है। और सतलज में कौन सी नदी मिलती है? व्यास नदी। आ गया समझ में? तो व्यास नदी किसकी सहायक नदी है भाई? सतलज की। और सतलज किसकी सहायक नदी है? आपके सिंधु की। आ गया समझ में? तो ये सारे के सारे हैं। अभी इनका नाम भी देख लेते हैं नदियों का। ऊपर वाली मुख्य नदी है तो ये कौन सी है? सिंधु। फिर ये सतलज, सॉरी एक सिंधु से नीचे कौन सी आएगी? झेलम। झेलम। झेलम के बाद में कौन सी आएगी भाई? चेनाब। चेनाब। फिर आ जाएगी आपके रावी। रे से रावी रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है। रावी के बाद में यहां पर ये छोटी सी कौन सी हो जाएगी? व्यास। और ये नीचे ये कौन सी हो जाएगी? सतलज भाई। कौन सी हो जाएगी? सतलज। ये आपके सारी नदी हो गई भी। इसमें ज्यादा डाटा नहीं मिलाएंगे वरना ये सारा मिक्स हो जाएगा अपने। जैसे वो लिख चुके हैं अपन लोग मैदानी भाग में कि व्यास और सतलज के बीच वाले भाग को क्या करते हैं? बिस्त दोआब। व्यास से रावी वाले को बारी दोआब, और रावी से चेनाब वाले को रेचना दोआब। और चेनाब से लेकर ऊपर कौन सी है भाई? आपके झेलम। उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? कौन? बोलो बोलो, कुछ तो बताओ भाई। कौन सा? अरे ऊपर वाले का तो मैं बता देता हूं, सिंधु सागर दोआब। सिंधु और झेलम के बीच वाला तो है सिंधु सागर दोआब। झेलम से चेनाब वाले का बीच बता दो कौन सा है? चाज छाज दोआब। क्या है? चाज छाज दोआब। और नीचे क्या है? चेनाब से रावी के बीच का रेचना। रावी से व्यास के बीच का बारी। और व्यास से सतलज के बीच का कौन सा है भैया? आपके बिस्त दोआब। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को अपन लोग क्या कहते हैं? दोआब। दो नदियां और उनके आब मतलब बीच का क्षेत्र, दोआब। तो ये क्या है? सारे दोआब। ये मैं आपको उस मैदानी भाग में करवा चुका हूं। उसके अलावा यहां भी लिखा हूं तो भाई देख लेना, अच्छे से समझ लेना। बाद में ऐसे बोलोगे भाई सर सारा मिक्स हो गया, ध्यान से देख लेना भाई, मिक्स ना हो जाए। ये वाला भाग है, इस वाले भाग का क्या नाम बताया है अभी बताओ? सिंधु सागर दोआब। क्या है? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। दो आब है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। इसके बाद में ये सिंधु के नीचे देखें तो झेलम और चेनाब के बीच का चाज छाज दोआब। क्या नाम है? चाज छाज दोआब। इसको अलग ले चल दे भाई, चाज और छाज दोआब। चाज छाज दोआब। अब इंक से समझ लेना भाई तुम, जो भी बीच वाले ग्रीन कलर से सारे क्या हैं? दोआब है। फिर उससे नीचे चले तो चेनाब से रावी के बीच वाला ये भाग कौन सा है? रेचना। यही लिख देते हैं भाई, आ जाएगा इसी में। कौन सा भाग है? रेचना। रेचना। रेचना दोआब। क्या है? रेचना दोआब। फिर ये वाला भाग देखें रावी से व्यास के बीच वाला, तो ये कौन सा है भाई? आपका बारी दोआब। क्या नाम है इसका? इस वाले भाग का नाम है बारी दोआब। बारी दोआब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, आब दोआब। फिर उसके बाद में व्यास और सतलज के बीच वाले इस क्षेत्र को अपन लोग क्या बोलेंगे भाई? आपके बिस्त दोआब। क्या बोलेंगे? बिस्त दोआब।
ये अपना पूरा क्या हो गया भाई, सिंधु का अपवाह तंत्र यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले ऊपर से निकली सिंधु नदी मानसरोवर झील के बोखरचू हिमनद से, और ये है कहां पर, कैलाश पर्वत के दक्षिण में सिंधु नदी निकली और पाकिस्तान में इधर चली गई। आ गया समझ में। उसके अलावा नीचे देखे तो यहां पर एक नाग है शेषनाग, वेरीनाग, दो इस नाम के झरने हैं। क्या नाम है? शेषनाग और वेरीनाग। वेरीनाग नहीं लिखा गया भाई, वो और लिख लेंगे, लिख दिया क्या? शेषनाग और एक और नाम है वेरीनाग। शेषनाग, वेरीनाग, शेषनाग और वेरीनाग दो इस नाम के झरने हैं। इनसे उद्गम होता है आपका किसका? झेलम का। फिर अगर नीचे चले तो यहां पर कौन सा आ गया? चाँद, चंद्र और भागा नाम के दो क्या है यहां पर दर्रे हैं, वहां पर चंद्र और भागा दो नाम के। इनसे क्या होता है? ये भी एक तरह के क्या है, पर जलप्रपात ही है, झरने है। उनसे आपका उद्गम होता है किसका? चेनाब का। नीचे है तो रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे के पास से किसका उद्गम होता है? रावी। उसके दक्षिण में व्यास कुंड है, रोहतांग दर्रे के व्यास से किसका उद्गम होता है? व्यास नदी। और उसके बाद में यहां पर एक कौन सा है भाई? तिब्बत में राक्षस ताल, वहां से किसका उद्गम होता है? आपके सतलज का। आ गया समझ में। ये तो नदियां हैं। नदियों के बाद में अपन ने क्या पढ़ा भाई? इसके बाद में इनके आपको उद्गम पता चली गया, नदी पता चली गई। अब बचा क्या? इनके बीच के दोआब क्षेत्र। सिंधु और झेलम के बीच का नाम है सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच का क्या है? चाज छाज दोआब। चाज है, छाज दोआब। फिर क्या है? नीचे देखे चेनाब से रावी के बीच का रेचना दोआब। फिर रावी से व्यास के बीच का तो कौन सा नाम है अभी आपके? बारी दोआब। और व्यास से सतलज के बीच का बिस्त दोआब। आ गया समझ में। ये पूरा आपका सिंधु नदी का क्या है? अपवाह तंत्र है। इसके बारे में एक एक करके अपन लोग पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा डायग्राम भाई अच्छे से बना लेना, सारा का सारा, ठीक है। पहले थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं, मैं बोल के लिखाता हूं। देखो, ये पूरा अपन अपवाह तंत्र को बाई लैंग्वेज पढ़ेंगे। कहां से नदी का उद्गम हुआ, कौन सी इसकी सहायक नदी है, दाईं ओर से बाईं ओर से। जैसे अपन पढ़ेंगे दाईं ओर की सहायक नदी है काबुल, श्योक, ये क्या है? इसकी दाईं ओर से सहायक नदी है। बाईं ओर से कौन सी है? ये सारी नदी बाईं ओर से सहायक नदी है। नदी इधर जा रही है तो इसको ऊपर वाला भाग कौन सा हो गया? दायां, और नीचे वाला भाग बायां। तो बाएं से सारी हो जाएगी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये तो सारी बाईं ओर से सहायक नदी। और ऊपर से देखे तो काबुल, श्योक, ये कहां से हो जाएगी बड़ी? दाईं ओर से सहायक नदी। मुख्यतः अपन को बाईं ओर वाली पढ़नी पड़ेगी, एक एक डाटा इनका, ठीक है। तो ये पूरा अपना क्या है? सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। आ गया समझ में। अब अपन थोड़ा सा डाटा लिखते हैं हिमालय वाले में। इसमें लिखो भाई, पहले हिमालय का अपवाह तंत्र इसमें लिखो, मैं बताऊं तब सिंधु नदी का हेडिंग लगाना। पहले डाटा लिखो इसमें थोड़ा। हिमालय अपवाह तंत्र में, हिमालय अपवाह तंत्र में पूर्ववर्ती व अनुवर्ती, पूर्ववर्ती व अनुवर्ती नदियां सम्मिलित हैं। अपन ने लिख लिया हिमालय अपवाह तंत्र में अपन लोग क्या है? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियों के बारे में पढ़ाई करते हैं, इनके बारे में देखते हैं अपन लोग। आ गया समझ में। अब आगे लिखो, युवा अवस्था में होने के कारण, मैंने लिखाया था जब आपको प्रायद्वीप भारत का और हिमालय में कंपैरिजन करवाया तो वहां लिखो, इसमें लिखो कि हिमालय की नदियां युवा अवस्था में होने के कारण, युवा अवस्था में होने के कारण, युवा अवस्था में होने के कारण गहरी घाटियों, गोर्ज, कोमा कैनियन का निर्माण करती हैं। कैनियन का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। गोर्ज, कोमा गोर्ज, ये रहा गोर्ज, ये घाटिया रहा, कैनियन का निर्माण करती है। आगे लिखो, विस्तृत मैदान में, विस्तृत मैदान में बहते समय, विस्तृत मैदान में, विस्तृत मतलब होता है बड़ा मैदान, विस्तृत या वृहत भी बोल सकते हैं। विस्तृत मैदान में बहते समय ये नदियां विसर्पण करती हैं। विसर्पण लिखना, विसर्पण, विसर्पण बोर्ड पे देख लो भाई कैसे लिखा जाता है। अब विसर्पण को मैं बता भी दूंगा होता क्या है विसर्पण साथ में। बहते समय विसर्पण करती हैं, जिसके कारण ये है, जिसके कारण ये डेल्टा क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र में नौकागम्य है। नौकागम्य का मतलब क्या होता है?
नाव चलाने के लायक, जहां नाव को चलाया जाता है नौकागम्य क्षेत्र हो। जैसे अपन लोग पथरीले जगह पर जो भी नदियां वहां पे नाव नहीं चलाते, जैसे प्रायद्वीप भारत में नदियां नहीं, वहां पर प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वहां पर अपन नौकायान नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां का क्या है क्षेत्र पथरीला है। बट जहां डेल्टा क्षेत्र है वहां की नदियां क्या है विसर्पण के कारण डेल्टा का क्षेत्र का निर्माण करती है, वहां पर क्या है नौकागम्य। विसर्पण क्या होता है वही देखो, विसर्पण मतलब एक नदी तो चल रही है क्या है सीधे वे में, और विसर्पण क्या होता है अलग अलग रास्ता पथ तय करना। तो ये क्या हो गया नदियों का विसर्पण। तो विसर्पण के कारण डेल्टा क्षेत्र का निर्माण करती है, तो ये नदियां क्या है भाई नौकागम्य है। अब आगे लिखो, हिमालय के अपवाह तंत्र को, हिमालय के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों के तीनों टाइप लिखो, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों के तीनों। इस बार यशवंत को भी तैयारी करवाएंगे कंपटीशन की, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे यशवंत को। कितना वेट हिट करेगा यशवंत? 200 केजी से तो क्या ही कम करेगा ना, 200 में तो पहली रेपिटेशन लगाता है, और हाईएस्ट लगाता है यशवंत 510 केजी। ये तीनों नदी लिख ली। अब पहली हेडिंग लगाओ सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, पहली मुख्य हेडिंग लगाओ सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। और उसके अंदर सबसे पहला काम आप ये करोगे पूरा डायग्राम बनाओगे अच्छे से। जहां नहीं समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना, पूरा डायग्राम बनाओगे, ठीक है, जल्दी से बनाओ भाई डायग्राम। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। पहला अपवाह तंत्र किसका पढ़ रहे थे? सिंधु नदी का। तो अब सिंधु नदी के बारे में मुख्य बातें उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन लोग। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है तो इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में भाई सारा डाटा? सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में। तो इस सिंधु नदी में पढ़ेंगे अपन कौन सा? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें किसके लिए? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिंधु व उसकी सहायक नदियों के बारे में अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आगे आपके समझ में भी आगे का अपन लोग देखें तो ये सिंधु नदी है भाई। सिंधु नदी का अपन उद्गम पढ़ चुके हैं। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है भाई आपके? अगर बाय लैंग्वेज देखें तो इसका उद्गम कहां से होता है भाई आपके? मानसरोवर झील। कहां से? मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील को पानी कहां से मिलता है? बोखरचू हिमनद। इसके पास कौन सा है भाई? बोखरचू हिमनद। क्या है? बोखरचू हिमनद, यहां से उद्गम होता है इसका। और इस बोखरचू हिमनद को तिब्बत की भाषा में क्या बोलते हैं भाई? इसको पूरे को लैंग्वेज में लिखाऊंगा भाई, पहले मत लिखने लग जाना, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिखाऊंगा नोट्सों को अलग से। तो इस बोखरचू हिमनद को तिब्बत की भाषा में वहां के लोग क्या कहते हैं? जैसे मैंने बोला था हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को है, उसको तिब्बत के लोग क्या कहते हैं भाई? चोमुलगम। और नेपाल के लोग क्या कहते हैं? सागर माता। इसी प्रकार इस बोखरचू हिमनद को तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं? योमयंगडुंग। योमयंगडुंग। वो हिमनद को क्या बोलते हैं भाई? डूंग। योमयंगडुंग। वहां की भाषा में वो बोखरचू हिमनद को बोलते हैं योमयंगडुंग। आ गया समझ में? तो यहाँ योमयंगडुंग के पास में है मानसरोवर झील, उससे किस नदी का उद्गम होता है भाई? आपके सिंधु नदी का उद्गम होता है। आ गया समझ में? और ये किसके पास में भाई? कैलाश पर्वत के दक्षिण में है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इस सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर। उसमें से भारत में इसका भाग कितना है? 1114 किलोमीटर के करीब। भारत में मात्र कितनी दूरी तय करती है भाई? 1114 किलोमीटर। यहां से लेकर इंटर करके, इंटर कहां करती है भाई? यहां पर करती है। और यहां से बाहर कब निकलती है? यहां पर। यहां जगह का नाम है चिल्लड़ बोलते हैं, चीलवास बोलते हैं इस जगह को। भारत से पाकिस्तान में किस जगह पर सिंधु नदी प्रवेश करती है? तो उस जगह का नाम है चिलवाड़ या चिलवास। क्या नाम बोलते हैं? चीलवास। ये इस जगह का नाम बोलते हैं चीलवास या चिल्लड़। इस जगह पे भारत से नदी कहां एंटर कर जाती है? सिंधु, पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा यहां पर एक जगह का नाम है दमचोक। इस जगह का क्या नाम है? दमचोक। सिंधु नदी दमचोक के अंदर कहां प्रवेश करती है? भारत में। और भारत से चीलवास या चिल्लड़ नामक स्थान पर कहां प्रवेश कर जाती है?
पाकिस्तान के अंदर। आ गया समझ में? तो ये क्या है सिंधु नदी के बारे में। और यहां से लेकर यहां तक भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। तो इस नदी के बारे में देखें तो ये सिंधु नदी क्या है भाई, आपके भारत में कौन सी जगह एंटर करती है भाई? दमचौक नामक स्थान पर। कहां पर? दमचौक नामक स्थान। दमचौक नामक स्थान पर कहां एंटर करती है भाई? भारत में एंटर करती है। कहां पर एंटर करती है? भारत में एंटर करती है। कौन सी? सिंधु नदी। मतलब यहां से एंटर करेगी, उस जगह का क्या नाम है अभी? दमचौक। उसके आगे देखें, ये भारत से पाकिस्तान में किस जगह पे जाके प्रवेश करती है भाई? आपके चीलवास या चिल्लड़ नामक स्थान पर भारत से कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान के अंदर। कहां पर? चीलवास या चिल्लड़। नाम देखा ना, चीलवास, और इसी जगह का नाम कई जगह आपको देखने को मिलेगा, चिल्लड़। चिल्लड़ इस जगह पर कहां प्रवेश कर जाती है भैया? अब ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कहां? पाकिस्तान के अंदर। कौन सी? सिंधु नदी चीलवास चिल्लड़ नामक स्थान पर भारत से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये क्या है भाई? आपके सिंधु नदी। इसकी मुख्य मुख्य बातें देखें। अब इसके अंदर आगे इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें तो सिंधु की सहायक नदियां कौन सी है भाई? सिंधु की सहायक नदी, इसके बारे में चर्चा करें तो सिंधु की सहायक नदियों में पहले तो अपन लोग मुख्य मुख्य नदी देख लेते हैं बाईं ओर से। कहां से? बाईं ओर, बाईं दिशा से। तो बाईं ओर से नीचे की तरफ से, अब देखो भाई नदी चल रही इधर है, आपको पता है नदी भारत में इधर से इधर ही तो चल रही है भाई, ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाली जगह तो कौन सा है? दायां, और नीचे वाला कौन सा है? बायां। तो सिंधु नदी से नीचे जितनी भी नदियां हैं ये कौन सी है भाई? बाईं ओर से सहायक नदियां। ऊपर वाले किधर से होंगी? दाईं ओर से। तो बाईं ओर से मुख्य सहायक नदियां हैं तो कौन सी है भाई? अपन ने पढ़ा है, एक तो कौन सी है? झेलम। ऊपरी ऊपर तो भाई क्रम भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है कि मुख्यतः नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए, तो वहां पे आपको सही क्रम चूज करना दे सकता है। तो सबसे पहले ऊपरी ऊपर झेलम, नीचे चेनाब, तीसरा रावी, और चौथा व्यास, और पांचवा सतलज। आजकल लोगों ने क्या है भाई, क्वेश्चन तो वही है, वही नोट्स है, वही डाटा है, जो एग्जामिनर उसने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। पहले पूछ लेता इन नदियों का, सबसे पहले पूछा उन्होंने क्या? सिंधु के बारे में। फिर सिंधु से आगे डेवलप हुए तो उनकी सहायक नदियों के बारे में पूछ लिया, फिर सहायक नदियों के उद्गम के बारे में पूछ लिया, फिर नदियों पे जो बांध है उनके बारे में पूछ लिया। अब नया तरीका क्या करता है, वो इनमें चारों के या पांचों के क्रम में कुछ उल्टा सुल्टा कर देगा और बोल देगा निम्न में से उत्तर भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए। तो ये एग्जैक्ट क्रम है उत्तर से दक्षिण। सिंधु से नीचे देखें तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये इसकी क्या है? बाईं ओर से सहायक नदी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नदियां, इन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। अब दाईं ओर से भी देखेंगे तो दाईं ओर से इसकी सहायक नदियां कौन सी है भैया? आपके दाईं ओर से आपके श्योक, काबुल। नदी का नाम है क्या है? काबुल। ये क्या है? इसकी ऊपर की ओर से क्या है? सहायक नदी है। कौन सी? श्योक और काबुल। उसके अलावा एक दो नदी और है, उनके बारे में देखें तो उनका नाम बताता हूं भाई क्या है। जो ऊपर की ओर से सहायक नदी है वो है आपकी एक तो हुनंगा। क्या नाम है? हुनंगा, हुनंगा, हुनंगा। ये क्या है? ऊपर की ओर से सहायक नदी है किसकी? आपके सिंधु नदी की। ये तीन चार मुख्य मुख्य नदियां हैं जो क्या ऊपर की ओर से भी सहायक नदी है। बाकी अपन जो पढ़ेंगे डाटा वो सारा किसके बारे में पढ़ेंगे? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी के बारे में जितना भी डाटा पढ़ेंगे। तो भाई अपन ने देखा है सिंधु नदी के बारे में कि ये उद्गम कहां से होता है भाई? बोखरसू हिमनद, मानसरोवर झील, लंबाई 2880 किलोमीटर, जिसमें से भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर। और ये जो क्या है? भारत में दमचौक नामक स्थान पर तो प्रवेश करती है, और भारत से पाकिस्तान में कहां प्रवेश करती है? चीलवास चिल्लड़ नामक स्थान में। आ गया। फिर सहायक नदियों के बारे में देखें तो बाईं ओर से मुख्य सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, और दाईं ओर से देखें तो श्योक, काबुल और होनंग्या। ये कहां से है भाई? दाईं ओर से सहायक नदी है। तो चलो भाई सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा डाटा लिख लो भाई लैंग्वेज के अंदर। सिंधु नदी का अपवाद अंदर की हेडिंग डाल ली, डायग्राम बना लिया। अब लिखो इसके बारे में। इस अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र का निर्माण किससे होता है भाई? सिंधु नदी के अपवाह तंत्र का निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। तो लैंग्वेज में लिख लो, शुरू से लिखते आ रहे हैं, एक टाइम बाद में तो सीक्वेंस बढ़ जाना चाहिए आपका नोट्स बनाने का, कि इस अपवाह तंत्र में या इस अपवाह तंत्र का निर्माण सिंधु व उसकी सहायक नदियों से होता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से होता है।
अब ये अफवाह तंत्र मुख्यतः अगर भारत में देखें तो ये अफवाह तंत्र कहां कहां फैला हुआ भाई? एक तो J&K, जम्मू एंड कश्मीर, एक आपके लद्दाख, एक आपके कहां पर है भाई पंजाब, और एक आपके कहां पर है HP, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये मुख्यतः वो भारत के स्टेट है जहां पर स्टेट और यूटी, क्योंकि J&K और लद्दाख आजकल क्या होगी? यूटी होगी दोनों, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, और पंजाब और हिमाचल प्रदेश 2 राज्य हैं। तो क्या है, लिखो इस नदी का अफवाह तंत्र, इस नदी का अफवाह तंत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस नदी का अफवाह तंत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। अब आगे लिखो, इस नदी की लंबाई कितनी है भाई? 8880 किलोमीटर। इस नदी की कुल लंबाई 8880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इस नदी की, थोड़ा स्पीड से लिखो भाई, तेज चलाओ हाथ को थोड़ा। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई लिख लो 1114 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब इस नदी का जो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है, जो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, नदी का शुरू से लेकर एंड तक, वो लिखेंगे। तो लिखो इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र 11,65,500 वर्ग किलोमीटर है। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 11,65,500 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर, ये टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। ये क्या है भाई? आपके इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र मैंने बोला था जहां से नदी हिमनद या वर्षा के जल से अपना, जहां से भी नदी जैसे हिमनद या वर्षा से अपना जल ग्रहण करती है, उसे इसका अपन लोग क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। तो इस नदी का टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है 11,65,500 वर्ग किलोमीटर। इस नदी का क्या है? टोटल जल ग्रहण क्षेत्र। इसमें लिखो, इसमें से भारत में लिखो 3,21,000, इसमें से भारत में 3,21,689 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, 3,21,000 आगे भी लिख लो तो लिख लो, चाहिए 3,21,889, 289, सॉरी 289, 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिखा रहा हूं कितना है? भारत का मैंने बताया है कितना? भारत में इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है भाई? भारत का जल ग्रहण क्षेत्र इस नदी का है 3,21,289 किलोमीटर स्क्वायर बोल दो या वर्ग किलोमीटर बोल दो। टोटल कितना है इसका? टोटल है भाई आपके 11,65,500 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल जल ग्रहण क्षेत्र है, इसमें से भारत में है 3,21,889 वर्ग किलोमीटर। लिख लिया। अब आगे वाली लाइन में लिखो, इस नदी का उद्गम, टाइम हो गया वैसे अपना, लास्ट से लिख लो। इस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के, इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के कैलाश पर्वत के बोखरचू, बोखरचू, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है बोखरचू हिमनद, कोष्टक में लिख लेना योमयंगडोंग। तिब्बत में कहते हैं ये नाम, तिब्बत में योमयंगडोंग कोष्टक में लिख लो योमयंगडोंग से हुआ है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट,
मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू हिमनद, कोष्टक में लिख लो योमयंग डोंग से हुआ है, से हुआ है। अब आगे लिखो, अपन लोग सिंधु नदी को भारत में सिंधु कहते हैं और सारी जगह सिंधु नाम से जाना जाता है, बट तिब्बत में इसका नया नाम है, क्या है? सिंगी खबान। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी का अगर अपन तिब्बत में नाम देखें तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खबान। किस नाम से? सिंगी खबान। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सिंधु नदी को आपके तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो वहां पर गलत न हो जाए, तो उसके लिए लिख लो आप लोग, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान, सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है, सिंगी खबान के नाम से जाना जाता है। बाकी डाटा करवाएंगे आपको कल। ठीक है, भी अपना टाइम हो चुका है, नेक्स्ट सर आएंगे।